प्रिया एंड वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस वीडियो में हमने कवर किया था इस चैप्टर का हाफ पार्ट। बाकी का बचे हुआ चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। इस सेशन में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और जाना था केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इन सारे रिएक्शन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना। जब दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट्स या दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब 2 रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे LHS में, लेकिन RHS में सिर्फ एक कंपाउंड होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा। उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें सारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, जब वाटर से कंबाइन होता है CaO प्लस H2O, क्विकलाइम कंबाइंस विद वाटर, तो क्या प्रोड्यूस होता है? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम। ये क्विकलाइम और स्लैग्ड लाइम का जो भी केमिकल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत जगह ये नाम आता है। तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। CaOH का होल ट्वाइस है, जिसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? स्लैग्ड लाइम। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे कंबाइन हो रहा है? वाटर से कंबाइन हो रहा है। दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीडाइज होता है, जब बर्न होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो एलिमेंट्स है, कंपाउंड नहीं कहेंगे इनको, ये 2 एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तीसरी रिएक्शन हम देखेंगे, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन और क्या बनाता है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन होकर के क्या एक का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो क्या है? वाटर है। तो ये तीनों रिएक्शन किसके एग्जांपल्स हो गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? स्लैग्ड लाइम। ये जो रिएक्शन है, एक इसका बहुत अच्छा यूज है। यूज कहाँ पे? वो अभी हम पढ़ेंगे। जो क्विकलाइम है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट करता है किससे? वाटर से, और प्रोड्यूस क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। जो स्लैग्ड लाइम का सोल्यूशन है उसको हम यूज करते हैं एज अ पेंट फॉर व्हाइट वॉशिंग अवर वॉल्स। अब सिटीज में तो अब वो केमिकल पेंट यूज करते हैं, लेकिन विलेजेस में अगर आप देखो तो आज भी लोग, जो चूना होता है ना, चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम होता है। चूने में पानी मिक्स करते हैं और उस सोल्यूशन को यूज करते हैं अपनी वॉल्स को पेंट करने के लिए। वही होता है स्लैग्ड लाइम। जो स्लैग्ड लाइम होता है उसको किस लिए यूज करते हैं? वॉल्स को पेंट करने के लिए।
अब क्वेश्चन ये है कि स्लैग्ड लाइम को ही क्यों यूज करते हैं? वॉल्स को पेंट करने के लिए स्लैग्ड लाइम को ही क्यों यूज करते हैं? जो स्लैग्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस वो रिएक्ट करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, आपने वॉल्स पे सोल्यूशन लगाया, स्लैग्ड लाइम का सोल्यूशन लगाया, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो रिएक्ट करती है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है वो वॉल्स को एक शाइनी फिनिश देती है। वॉल्स को एक शाइनी फिनिश देती है। जो मार्बल होता है, संगमरमर, उसका फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक बिल्कुल थिन मार्बल की लेयर बना लेता है, जिससे कि वॉल्स को शाइनी फिनिश मिलती है। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम समझना है, रिएक्शन कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि डिकम्पोज हो रहा है, ब्रीक हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रीक होता है दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में, एक कंपाउंड ब्रीक होता है दो या उससे ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल कंपाउंड ब्रीक होता है दो या उससे ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रीक होता है किसमें? सिंपलर प्रोडक्ट्स में। एक रिएक्टेंट ब्रीक होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रीक होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन देखेंगे, 2FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कन्वर्ट होता है वो फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में वो कन्वर्ट होता है, किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। और उसके साथ ही साथ प्रोड्यूस होती है SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दो आइटम्स ऑक्सीजन के, इसलिए डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं इसीलिए ट्राइऑक्साइड। जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रीक हो रहा है, किससे? फेरिक ऑक्साइड में, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड में SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरस सल्फेट एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रीक हुआ 3 प्रोडक्ट्स में। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद एक दूसरा रिएक्शन देखेंगे, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड ब्रीक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसमें? सिल्वर और ब्रोमीन में। 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रीक्स इनटू 2Ag प्लस Br2। सिल्वर और ब्रोमीन में वो ब्रीक हो जाता है। ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रीक हो रहा है दो एलिमेंट्स में, इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एक तीसरा रिएक्शन देखेंगे, CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ही कॉमन नेम है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, को जब हम हीट करते हैं तो वो किसमें ब्रीक होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। किसमें ब्रीक होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइम और CaCO3 को हम कहते हैं लाइमस्टोन। ये सारे कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, वो एक सिंगल कंपाउंड को सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रीक करने के लिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस में किसी कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किसी कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रीक हो जाता है।
सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो वाटर एसिडिफाइड वाटर होता है जो, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर किससे मिलकर बना होता है? 2 एटम्स हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो वो ब्रेक हो जाता है अपने दोनों एलिमेंट्स में जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ये रिएक्शन है 2H2O, when passed electricity through it, it breaks into 2H2 and O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इसको प्रोसेस को करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले एक प्लास्टिक मग लेते हैं हम। क्या लेते हैं? प्लास्टिक मग। उसमें 2 होल्स ड्रिल करते हैं, 2 छेद करते हैं, फिर उसमें 2 रबर स्टॉपर्स, कॉर्क होता है, स्टॉपर्स होते हैं, उसको फिट कर देते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट रॉड, कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट रॉड को हम रबर स्टॉपर्स के अंदर डालते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो ग्रेफाइट रॉड्स हैं, उनको कनेक्ट करते हैं किससे? 6 वोल्ट बैटरी से। इसके बाद जो मग है उसको हम वाटर से फिल कर देंगे, इतना कि जो ग्रेफाइट रॉड्स हैं, कार्बन रॉड्स हैं, वो पूरा डूब जाए, पानी में इमर्ज हो जाए। इसके बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो एसिडिफाइड वाटर में होगा। इसके बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, टेस्ट ट्यूब्स को पानी से फिल करेंगे। किससे? पानी से फिल करेंगे और इन्वर्ट कर देंगे, उनको उल्टा करके ऐसे डाल देंगे कि वो ग्रेफाइट रॉड्स को कवर कर ले। और जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का, उसको रबर कॉर्क से बंद कर देंगे। टेस्ट ट्यूब का माउथ रबर कॉर्क से बंद कर देंगे। इसके बाद करंट को स्विच ऑन करेंगे। बैटरी से जो करंट फ्लो हो करके जाएगा इलेक्ट्रोड्स में। इसके बाद ये जो पूरा apparatus है उसको स्विच ऑन करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, गैसेस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। आपको पता है जो वाटर है वो किससे मिलकर के बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है? गैसेस होती हैं। तो वाटर जो डिकम्पोज होगा, किस फॉर्म में डिकम्पोज होगा? गैसेस के फॉर्म में। और जो गैसेस हैं वो टेस्ट ट्यूब में जाकर के फिल हो जाती हैं। इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें हमें बबल्स दिखते हैं, गैसेस के बबल्स दिखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें गैस भरी होगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उससे दुगनी होगी। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जितनी गैस होगी दूसरे टेस्ट ट्यूब में उससे डबल होगी, जिसमें ऑक्सीजन भरी होगी। जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन भरी होगी दूसरे टेस्ट ट्यूब में उससे डबल हाइड्रोजन होगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन से बना होता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो डबल होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की जितनी गैस प्रोड्यूस होती है उससे डबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टेस्ट कैसे करना है? जो हाइड्रोजन है उसके पास जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, हमें समझ जाना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। फिर जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे। जो कैंडल है हम देखेंगे कि और ज्यादा ब्राइटली बर्न हो रही है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाने पर कैंडल और ज्यादा ब्राइटली बर्न होने लगी, तो हमें समझ जाना है कि उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है, उसमें एनर्जी देनी होती है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह बदलना। जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह बदलता है उसको डिस्प्लेस करता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, किसमें? कंपाउंड में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें
हम एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करते हैं जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का था, वो फेड हो गया और नेल पर एक ब्राउन कलर की शाइनी लेयर दिखाई दे रही है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो क्या हुआ? फेड हो गया और आयरन नेल पर एक शाइनी ब्राउन कलर की लेयर दिखाई दे रही है। वो क्यों होती है? जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या फॉर्म करता है? फेरस सल्फेट FeSO4। Cu की जगह वो खुद को रख देता है। जहाँ पे Cu था वहाँ पे खुद को रख दिया और सॉल्यूशन कौन सा बना? FeSO4 और Cu को अलग कर दिया। तो ये जो Cu है, कॉपर है, वो जाकर के इकट्ठा हो गया किसमें? आयरन नेल में। इसीलिए जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरस सल्फेट में। और जो कॉपर है वो जा करके इकट्ठा हो जाता है आयरन नेल पर। इसीलिए जो शाइनी लेयर होती है ब्राउन कलर की वो हमें दिखाई देती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कॉपर। और जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का वो फेड हो जाता है। क्यों होता है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है? फेरस सल्फेट। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा था एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। इसलिए क्या होता है? इसमें एक्सचेंज होता है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे की जगह बदलते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो दो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो बैरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, जब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से Na2SO4 के सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करता है, बैरियम क्लोराइड Na2SO4 के सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करता है तो हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है along with the solution of सोडियम क्लोराइड। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन मिलता है। जो BaCl2 है वो रिएक्ट होता है Na2SO4 से और क्या बनता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जहाँ पे Ba है वहाँ पे Na आता है और जहाँ पे Na है वहाँ पे Ba चला जाता है। Na Ba की जगह में आ गया और Ba Na की जगह में चला गया, एक्सचेंज कर लिया। इन्होंने अपनी अपनी जगह बदल ली। जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जगह बदल ली। तो Ba आ गया Na की जगह में, तो अब क्या मिला? BaSO4 और जो Na था वो कहाँ आ गया? Ba की जगह में, बेरियम की जगह में आ गया। तो क्या मिला? NaCl। पहले हमारे पास था सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। बैरियम चला गया सल्फेट के पास, सोडियम आ गया क्लोराइड के पास। तो क्या मिला हमें? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है इसमें हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका होता है? बैरियम सल्फेट का। बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल पार्टिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते और एक कलर शो करते हैं। और इसी रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट मिलता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अलग अलग प्रोसेस है जो कंबाइंडली एक साथ होती हैं, एक ही रिएक्शन में होती है, एक ही साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है? एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, तो उस सब्सटेंस का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है और रिडक्शन में जो हाइड्रोजन है वो ऐड होता है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं
वो एक साथ होती हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। रेडॉक्स RED रिडक्शन का रेड और OX ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का रेड ले लिया और OX ऑक्सीडेशन का ले लिया, तो क्या हो गया, कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। वो एजेंट, वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स एग्जैक्ट इसका उल्टा, जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जैसे ही इनकी डेफिनेशन है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, प्रोसेस है, और ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो हम बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस करता है, लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ये रिएक्शन में देखेंगे CuO है, इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से, किससे, H2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या प्रोड्यूस किया है इसने, Cu एंड H2O, कॉपर एंड वाटर। जो CuO है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देखोगे ये Cu हो गया, CuO से ये सिर्फ Cu बचा, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, इसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हुआ। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था रिडक्शन, इसीलिए जो CuO है उसका क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में। जो CuO था वो रिड्यूस हो गया और कन्वर्ट हुआ Cu में। और H2 का क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे H2 था और यहाँ पे ये H2O हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। CuO का रिडक्शन हुआ और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जहाँ पे ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है और जहाँ पे रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन है। इस तरह आप रिएक्शन में बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जो मेटल्स हैं जब मॉइस्चर, एसिड या किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो टार्निश हो जाते हैं, जो उनका कलर होता है वो चेंज हो जाते हैं। जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। जो मेटल्स होते हैं पहले तो शाइनी होते हैं जब बिल्कुल नए होते हैं, जब वो मॉइस्चर या एसिड या किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो जो उनकी शाइनी लेयर है, जो शाइन है उनकी, वो चली जाती है। इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। आयरन में आपने नोटिस किया होगा जो आयरन है जब बिल्कुल नया नया होता है तो एकदम शाइनी होता है, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में वो आता है तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट क्या होती है, जंग। आयरन में आपने देखा होगा रेड और ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं जंग। जंग कैसे लगती है, जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट फॉर्म कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अभी इतना ही है। आयरन की ही तरह जो बाकी के मेटल्स होते हैं और भी कई सारे मेटल्स हैं वो भी कोरोड होते हैं। जो सिल्वर होता है उसमें ब्लैक कलर की एक कोटिंग बन जाती है, कॉपर होता है उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। जो कोरोजन होता है वो मेटल्स को काफी ज्यादा डैमेज करता है। अब जैसे कोई आयरन का कोई सब्सटेंस है, ब्रिज हो गया, आयरन रेलिंग्स हो गई, उसमें जब रस्ट लग जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। फिर उन और कुछ समय के बाद जब पूरा आयरन कोरोड हो जाता है तो वो टूट जाते हैं।
इससे क्या होता है, जो आयरन है उसका लॉस होता है। इसके बाद जो सेकेंड इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप फूड को ऐसे खुले में रख देते हो तो कुछ समय के बाद उससे स्मेल आने लगती है, उससे बदबू आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और जो टेस्ट होता है फूड का वो चेंज हो जाता है। फूड जो है वो खाने लायक नहीं रहता और जो उसका टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है, वो होता है रैंसिडिटी की वजह से। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी एक कंडीशन होती है जिसमें जो फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं फूड में वो रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। जो एरियल ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेते हैं और दूसरे कंपाउंड्स बना लेते हैं, जिससे कि जो फूड है उससे अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और जो खाने का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, खाना खाने लायक नहीं रहता। इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और जो फूड होता है, सड़ा हुआ खाना होता है, उसको हम बोलते हैं रैंसिड फूड। अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है जो फूड है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें। फूड में हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट केमिकल ऐड कर दें जिससे रैंसिडिटी होने से रोक सकते हैं। इसके बाद सेकंड है फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक करें। जो हमारा फूड है उसको हम नाइट्रोजन गैस में पैक करें। नाइट्रोजन गैस में क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो फैट्स एंड ऑयल से रिएक्ट नहीं करेगी, रैंसिडिटी की कंडीशन नहीं प्रोड्यूस करेगी। आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, जो कुरकुरे जो भी आप खाते हो, वो उसके अंदर जो पैकेट होते हैं उसके अंदर गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब आपको पता चल गया कि उसको नाइट्रोजन गैस में क्यों पैक करते हैं। आप बोलते हो ना कि चिप्स का में हवा ज्यादा है, हवा क्यों है, वो आपकी चिप्स को बचाने के लिए ही है ताकि चिप्स खराब ना हो। अगर उसमें हवा नहीं भरेंगे तो जो चिप्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, रैंसिडिटी की कंडीशन प्रोड्यूस कर देंगे। तो जो चिप्स है वो खाने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए उसमें हवा भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि जो फूड है, जो चिप्स है, कुरकुरे कुछ भी है, वो रैंसिड ना हो। इसके बाद है जो फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखें। जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होने से रोके कैसे, रेफ्रिजरेटर में रख के। रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रखेंगे जो उसका है ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके बाद फूड को टाइट कंटेनर में हम रख सकते हैं। फूड को हम किसी एयर टाइट कंटेनर में जिसमें एयर नहीं जा रही है उस कंटेनर में हम रख देंगे। इससे क्या होगा, खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रैंसिडिटी की कंडीशन प्रिवेंट होगी। और जो फूड है उसको लाइट से दूर रखेंगे, जो फूड है उसको लाइट से दूर रखेंगे। ये जो मेथड्स हैं इनकी हेल्प से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारा फूड है उसको सड़ने से बचा सकते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो फिनिश होता है। इस सेशन से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोबाइल अकेडमी। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय।